ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है इन ए हार्डी-विनबर्ग population homozygous recessive are 9% of total population size, then what will be the percentage value of homozygous dominant and heterozygous individual respectively? बेटा हमें दिया क्या है, हमें दिया है homozygous dominant recessive individuals का परसेंटेज दे रखा है क्यू स्क्वायर, कितना दे रखा है 9%। और पूछा क्या है, हमें पूछा है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का परसेंटेज और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का परसेंटेज हमसे पूछा है। हमें पता है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में हम दो इक्वेशंस फॉलो करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स 1, और एक लेते हैं p प्लस q इक्वल्स 1 लेते हैं। हमें पूछा क्या है, पी स्क्वायर और 2pq की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 9%, और हमें पता है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स कितना हो जाएगा 0.3, और आपको पता है P प्लस Q इक्वल्स 1 होता है, तो यहां से हम P की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे 0.7। और अब हमें P भी पता है Q भी पता है, तो हमें P स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से। और हम क्या निकाल सकते हैं 2pq निकाल सकते हैं, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 परसेंटेज, तो कितना आएगा 49% आ जाएगा। 2pq कितना आएगा 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 0.7, Q की वैल्यू कितनी है यहां पे 0.3, तो कितना आ जाएगा 42%। तो हमें पता चला, हमें पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, पी स्क्वायर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज कितना होगा 49%, कितना 49%, और 2pq मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का परसेंटेज कितना मिलेगा 42%। तो हमारा आंसर कौन सा जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है। क्लियर बेटा? अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायनासोर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डायनासोर से रिलेटेड है। डायनासोर्स के बारे में हम बेसिक बातें जान लेते हैं। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये आपको एनसीईआरटी में नजर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जितने भी डायनासोर है इनका ओरिजिन किससे हुआ है, सौरोपसिड से। सौरोपसिड ऐसे रेप्टाइल है जिनसे इन फ्यूचर आगे चल के बर्ड्स, जो मॉडर्न बर्ड्स है वो बने, डायनासोर बने, और ये जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न रेप्टाइल्स देखें उनका ओरिजिन किससे हुआ है, सौरोपसिड से। ठीक है, तो एक सौरोपसिड एंसेस्टर ले लिया, उससे देखिए ये यहां पे क्या बना, ब्रैंकियोसोरस, एक तरह का डायनासोर ही है। ठीक है, ये वही डायनासोर है जिसको आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी में सबसे लास्ट में देखा था, पत्तियां खाने वाला। ठीक है, ये हर्बीवोर डायनासोर है। उसके बाद ये देखिए जुरासिक वर्ल्ड की जितनी भी मूवीज है, ज्यादातर मूवीज में ये डायनासोर पक्का देखने को मिलता है। इसको देख के डर लगता है, ये काफी डरावना होता है। तो इसके रेफरेंस में हमारी एनसीईआरटी भी 2-3 लाइनें लिख रही है। वो क्या लिख रही है, पहली बात टी रेक्स, ट्राइनोसोरस रेक्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर बताते हैं इसको, 20 फीट के आसपास इसकी हाइट बताते हैं। और इसमें जो दांत है डेगर लाइक, फियरसम डेगर लाइक टीथ, मतलब डरावने कटारनुमा दांत। ठीक है, बाइपेडल लोकोमोशन होता था इसमें, और ये कार्निवोर है। ठीक, उसके बाद में हम इस डायनासोर की बात करें, ये देखिए यहां पर ये स्टेगोसोरस, स्टेगोसोरस में यहां पे स्पाइनी प्लेट्स मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, प्लेट्स मिल रही है। तो ये जो ट्राइंगल शेप जो प्लेट्स मिली वो डायनासोर कौन सा है, स्टेगोसोरस। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे यहां पे एक डायनासोर दिख रहा है जो ट्राइसेरेटॉप्स कहलाता है, और इसको देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, राइनासिरोस लाइक, गेंडे जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आर्म्ड डायनासोर भी कहते हैं। देखिए इसके यहां पे हेड पे आप देखेंगे तो एक कवच जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको शेल्ड डायनासोर भी कहते हैं, आर्म्ड डायनासोर भी कहते हैं, और राइनासिरोस लाइक डायनासोर भी इसको कहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहीं से देखो ये एक बर्ड बना आर्कियोप्टेरिस। हमने पहले पढ़ रखा है कि आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक के साथ मिसिंग लिंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिसिंग लिंक उसको बोलते हैं ऐसी कनेक्टिंग लिंक जो आज की डेट में एग्जिस्ट ना करे, उसका कोई मेंबर सर्वाइव नहीं कर रहा हो। तो आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिंग लिंक है, मिसिंग लिंक है किसके बीच की, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के। बिकॉज इसके पास देखेंगे तो इसमें बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं और इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो ये रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद टेरेनोडोन, एक फ्लाइंग डायनासोर नजर आ रहा है, बहुत बार आपको क्वेश्चंस ऐसे भी मिल जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लाइंग डायनासोर, तो वो कौन सा है, टेरेनोडोन। फिर यहीं से देखिए आगे चल के क्या बने थे,
बर्ड्स और मॉडर्न रेप्टाइल भी यहीं से बने हैं। ये डायग्राम हमने देखा, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि 65 मिलियन ईयर्स अगो अननोन रीजन्स की वजह से डायनासोर दुनिया से अलविदा हो गए थे। आपसे पूछा जाए कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर कब हुआ था, तो आप क्या आंसर देंगे? 65 MYA मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर है? अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या पूछा है। ट्राइनोसोरस वॉज लार्जेस्ट फिश ईटिंग, इसकी बात की। टीरेक्स, ट्राइनोसोरस रेक्स सबसे बड़ा डायनासोर, और फियरसम डेगर लाइक टीथ इसके पास मिलते हैं। इट वॉज प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर अलोंग विथ। भाई ये किससे इवॉल्व हुआ होगा? तो आप देखिए इसकी ये जो एंसेस्ट्री इधर से नजर आ रही है, तो देखो पहले ऑप्शन में ट्राइसेरोटॉप्स, ये तो अलग ही है। स्टेगोसोरस ये भी अलग है। टेरेनोडोन ये भी अलग है। तो इसके साथ कॉमन कौन था? तो आंसर क्या जाएगा? ब्रेंकियोसोरस। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? यहां पे थर्ड करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सम ऑर्गेनिज्म अवॉइड देयर डिटेक्शन फ्रॉम इनेमीज बाय रिजेंबलिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की भांति दर्शाते हैं, मतलब नकल करते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे सिंपली हम मिमिक्री कहते हैं। तो मिमिक्री के बारे में जानते क्या होता है मिमिक्री? तो मिमिक्री में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल होगा, कोई, वो किसी दूसरे की कॉपी करेगा, उसके हाव भाव, उसके कलर वगैरह की। ठीक है, और मिमिक्री क्यों करेगा? बेनिफिट के लिए कि लॉस के लिए? डेफिनेटली बेनिफिट के लिए किया जाता है। मिमिक्री में दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, एक को हम मॉडल लेते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? मिमिक। ठीक है, अब मिमिक्री जब होती है तो मिमिक्री करने वाला होता है और जिसकी मिमिक्री की जाती है, दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, तो जो मिमिक्री करता है, जो मिमिक्री करता है वो इंडिविजुअल कौन सा होता है? मिमिक। और जिसकी मिमिक्री की जाती है वो क्या है? मॉडल। ठीक है, जैसे आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जी है, उनकी मिमिक्री मैं करूं, उनके एक्सप्रेशंस को मैं एक्सप्रेस करूं, तो मैं क्या हूं? तो मैं हो जाऊंगा मिमिक, और अमिताभ जी क्या हो गए? मॉडल। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम मिमिक्री के पढ़ते हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। जैसे एक लिया मैंने कोरल स्नेक, और उसके साथ क्या लिया है? स्कारलेट किंग स्नेक। देखिए कोरल स्नेक जो होता है ना, पॉइजनस स्नेक है। तो बेटा आपको पता है अगर कोई पॉइजनस स्नेक होगा तो उसके आसपास उसका प्रेडेटर जाएगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला जो है पॉइजनस है, जहरीला है, खा जाएगा। तो क्या है कि उससे प्रेडेटर दूर रहेगा। स्कारलेट किंग स्नेक की बात करें तो ये पॉइजनस नहीं है, ये नॉन पॉइजनस है। अगर पता चल जाए किसी प्रेडेटर को कि ये जो सांप नजर आ रहा है ये नॉन पॉइजनस है, तो क्या करेगा? मजे लेगा इसके बढ़िया से। तो अब देखो, ये जो स्कारलेट किंग स्नेक है अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को किसके जैसा रिप्रेजेंट करता है? कोरल स्नेक के जैसे। इसका मतलब स्कारलेट किंग स्नेक जो है वो किसकी मिमिक्री करता है? कोरल स्नेक की। तो मिमिक्री जिसने की वो मिमिक, और यहां पे ये क्या हो गया? मॉडल हो गया। क्लियर है? तो स्कारलेट किंग स्नेक आराम से बच जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम ले वायसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई। बेटा ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है ना, आपने इकोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ी होगी। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई ये होती है, ये अपनी लार्वल स्टेज जो होती है उसमें पॉइजनस वीड को खा लेती है। ठीक है, एक जहरीली खरपतवार को खा लेती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत खराब हो जाता है। अगर कोई प्रेडेटर इस मोनार्क बटरफ्लाई को खाता है तो दोबारा खाने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट में बहुत ही खराब होती है। ठीक, अब वायसरॉय बटरफ्लाई के साथ ऐसा नहीं है। वायसरॉय बटरफ्लाई को अगर कोई खा ले तो उसको बड़ी टेस्टी लगती है ये, तो बचने के लिए वायसरॉय बटरफ्लाई क्या करती है? अपने आप को कैसा दिखाती है? वो मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे दिखाएगी। तो जो प्रेडेटर होगा वो वायसरॉय बटरफ्लाई को क्या समझ लेगा? मोनार्क बटरफ्लाई। वायसरॉय बटरफ्लाई को उसने क्या समझ लिया? मोनार्क बटरफ्लाई समझ लिया। तो अब वायसरॉय बटरफ्लाई बच गई ना। अब ये बताइए कि मिमिक्री यहां पे किसने की? वायसरॉय बटरफ्लाई ने। और ये वायसरॉय बटरफ्लाई किसकी मिमिक्री कर रही है? मोनार्क बटरफ्लाई की। तो मोनार्क बटरफ्लाई यहां पे क्या हो गई? मॉडल। और वायसरॉय बटरफ्लाई क्या हो गई यहां पे? मिमिक। क्लियर है? अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मॉडर्न रेप्टाइल्स लाइक टर्टल, लिजर्ड, स्नेक एंड टुआटाराज वर इवॉल्व्ड फ्रॉम विच रेप्टिलियन एंसेस्टर। कि जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न रेप्टाइल्स देखते हैं,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड है, टर्टल है, टुआटारा है, उनका ओरिजिन किन से हुआ है? तो हम देखेंगे कि रेप्टाइल जो है वो दो तरह के बताते हैं हम, साइनेप्सिड और सौरोप्सिड। जो साइनेप्सिड रेप्टाइल्स थे वो इवॉल्व हो गए किसमें? मैमल्स में, ठीक है। वहीं पे सौरोप्सिड रेप्टाइल्स जो है उनसे बने डायनासोर्स बने, बर्ड्स बनी, और मॉडर्न रेप्टाइल्स जो है उनका ओरिजिन किससे हुआ है? सौरोप्सिड। तो हमें क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? मॉडर्न रेप्टाइल्स के बारे में पूछा है। तो ऑप्शंस में देखते हैं हमें क्या मिला। हमें मिला सौरोप्सिड, साइनेप्सिड, थेरेप्सिड और पेलिकोसोर। थेरेप्सिड और पेलिकोसोर इंडिविजुअल्स के नाम है, ठीक है। तो हमें सौरोप्सिड आंसर जाएगा क्या? बिल्कुल यही जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट जाएगा, बिकॉज जितने भी मॉडर्न रेप्टाइल्स हम देखते हैं उनका ओरिजिन किनसे हुआ है? सौरोप्सिड से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एलोपेट्रिक स्पीशीशन पे है। सबसे पहले हम बात करें स्पीशीशन क्या होता है, तो आप देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीशन बोलते हैं। कि पहले जो एंसेस्ट्रल स्टॉक है वहां से नई नई स्पीसीज बन रही है, तो वो प्रोसेस जो होगी वो स्पीशीशन हो जाएगी। स्पीशीशन हम यहाँ पे मेनली दो तरह का पढ़ेंगे, एलोपेट्रिक और पैरापेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखो एलोपेट्रिक, एलो मतलब क्या होता है? एलो मतलब होता है डिफरेंट, एलो मतलब डिफरेंट, और पेट्रिया मतलब क्या होता है? लैंड, ठीक है। अगर स्पीशीशन दो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? एलोपेट्रिक स्पीशीशन बोलेंगे। क्लियर है? देखिए यहां पर एक ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा है, वन ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा है आपको, और वहां पे ए स्पीसीज रह रही है। मान लीजिए किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से या आर्टिफिशियल प्रोसेस की वजह से यहां पे एक ज्योग्राफिकल बैरियर बन गया, मतलब ये जो ज्योग्राफिकल एरिया दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर। बीच में क्या आ गया? ज्योग्राफिकल बैरियर। अब यहां वाले इंडिविजुअल इधर नहीं जा सकते, इधर वाले इधर नहीं जा सकते। बहुत टाइम गुजर जाएगा तो इधर मॉडिफिकेशन अलग ही रेट से चलेंगे, अलग ही स्पीड से चलेंगे, और इधर अलग ही तरीके से चलेंगे। और बहुत टाइम गुजर जाने के बाद ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म यहां पे मिलने वाले हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं। क्या हो गए? अब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, तो अब इनको अगर मिला दिया जाए तो भी ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है। और आपको पता है कि इंडिविजुअल्स का ग्रुप अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड उनको लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के डिवाइडेशन से दो ज्योग्राफिकल एरिया बना, और वहां पे पहले ज्योग्राफिकल बैरियर बना, देन वहां पे क्या होगा? वहां के इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो गया। जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया तो यहां पे अब ये दोनों स्पीसीज सेम है कि डिफरेंट है? अब इनको डिफरेंट स्पीसीज कंसीडर किया जाएगा, और ये जो स्पीशीएशन होता है उसे हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीशीएशन, ठीक है। वहीं पे अगर सिंपेट्रिक स्पीशीएशन होता तो वहां पे ये जो पेट्रिया हमने लिया, जो लैंड एरिया लिया, वो सेपरेट नहीं होता, यहीं पे स्पीशीएशन हो जाता। क्लियर है? इसी विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो जाता है तो वहां पे कौन सा स्पीशीएशन होता? सिंपेट्रिक स्पीशीएशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलोपेट्रिक स्पीशीएशन इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन, माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम वन टू अनदर पॉपुलेशन। कि यहां पे क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल दूसरी जगह जा रहे हैं? नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन गलत। उसके बाद देखो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना बता रहे हम यहाँ पे, नहीं। फिर देखिए म्यूटेशन, म्यूटेशन हुआ क्या यहाँ पे? नहीं। हाँ, सिंपेट्रिक जो स्पीशीएशन है वहां म्यूटेशन की वजह से हो सकता है सिंपेट्रिक स्पीशीएशन, लेकिन एलोपेट्रिक में ऐसा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन। बताया ना इस क्वेश्चन में कि पहले जियोग्राफिकल आइसोलेशन होगा, देन क्या हुआ? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। तो अपना आंसर कौन सा जाना चाहिए? बता दो। फोर्थ। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो नेचुरल सिलेक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन यदि नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस जो है, नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए तो क्या कर सकता है? जैसे कोई स्पीसीज है या नई वैरायटी है, उसका फॉर्मेशन नेचुरली हजारों साल में होता है, लेकिन इंसान वही प्रोसेस सिलेक्टिवली करवा के ये जो नई वैरायटीज है उनको थाउजेंड्स की बजाय हंड्रेड्स ऑफ ईयर में ही कंप्लीट कर सकता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे वाइल्ड रॉक फिजन है, उसकी हेल्प से जो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, अलग अलग वेराइटीज इसकी बना दी, जैकोबिन, फैंटेल और पॉल्टर। तो आप बताएंगे कि यार ये जो प्रोसेस है क्या नेचुरली हुई है? यहाँ सिलेक्शन तो है, लेकिन इसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट ना होकर किसका इन्वॉल्वमेंट है? ह्यूमन का। तो आप देखेंगे क्वेश्चन अपना आ रहा है, रिप्रेजेंटेड बिलो इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन पिजन। कि पिजन में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब फिर बता दूं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्जन ही क्या होता है?
चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो रिप्रेजेंट बिलो इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन पिजन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब देखिए ये तो मैंने बताया कि ये पिजन में इवोल्यूशन बता रहा है कि एक पिजन से अलग अलग वैरायटीज बनाई जा रही है। तो आप देखिए अडेप्टिव, रेडिएशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये प्रोसेस जो है ये नेचुरली ना हो के आर्टिफिशियली सेलेक्ट करवा के की जा रही है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। बेटा इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट मिले हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अच्छा पहला स्टेटमेंट लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है थीकोडोंट्स वर सौरोप्सिड लाइक रेप्टाइल्स दैट गिव राइज टू क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड्स। जब बेटा हम वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो हमें पता चलता है कि रेप्टाइल्स 2 तरह के बताए, एक सौरोप्सिड और एक साइनेप्सिड। जो साइनेप्सिड है उनसे तो आगे चल के मैमल्स बने, और सौरोप्सिड थे उनसे क्या बने, मॉडर्न रेप्टाइल्स, डायनासोर और बर्ड्स बन गए। अब जो सौरोप्सिड है उनमें से एक ब्रांच निकल के बनती है थीकोडोंट्स। थीकोडोंट्स मतलब ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो दांत होते हैं, जो बोन होती है उसके सॉकेट में मिलते हैं। तो जो थीकोडोंट्स है वहीं से डायनासोर बने हैं, वहीं से क्रोकोडाइल वगैरह बने, वहीं से क्या बने हैं, बर्ड्स बने हैं। तो पहला स्टेटमेंट ए जो है वो कैसा है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निएंडरथल मैन विद ए ब्रेन साइज ऑफ 1650 सीसी यूज्ड हाइड एंड बरीड देयर डेड्स। कि जो निएंडरथल ह्यूमन है उसकी ब्रेन साइज बताई हुई है 1650 बताई हुई है, जो कि गलत है। ठीक है, वहीं पे ये बताया हुआ कि ये अपने मुर्दा लोगों को दफनाते थे, ये बात सही है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट यहां पे क्या हो गया, ये गलत। क्योंकि ब्रेन साइज कितनी होती है उसकी, 1400 के साथ साथ होती है, 1400 होती है, लेकिन यहां पे कितनी बताई, 1650 बता रखी है। थर्ड स्टेटमेंट सी जो है वो पढ़े, होमो हैबिलस वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड विद ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc and probably did not eat meat। होमो हैबिलस के लिए सारी बातें बिल्कुल सही है। तो अपना थर्ड स्टेटमेंट कैसा गया, करेक्ट गया। फोर्थ स्टेटमेंट की हम बात करें, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल विच प्रूव्स दैट ह्यूमन एंड चिंपैंजी हैव कॉमन ओरिजिन। देखिए बेटा, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन में एनसीईआरटी में जो एक डायग्राम दिया हुआ है स्कल का, वहां पे हम देखते हैं कि जो बेबी चिंपैंजी है उसका जो स्कल है वो एडल्ट चिंपैंजी से ज्यादा ना मिलके किससे मिलता है, एडल्ट ह्यूमन से। तो ये एक एविडेंस है जो हमें बताता है कि ह्यूमन और चिंपैंजी का इवोल्यूशन जो है एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से हुआ लगता है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो डी स्टेटमेंट यहां से क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। अच्छा, ई स्टेटमेंट की बात करें, साइनेप्सिड से बने हैं पेलिकोसोर से थेराप्सिड और वहां से बने हैं मैमल्स। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जो कि हमें एनसीईआरटी में दिया है, तो ये जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। क्या कि साइनेप्सिड से बने पेलिकोसोर्स, वहां से बने थेराप्सिड और लास्ट में बने मैमल्स। तो आप देखेंगे ई स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो हमने यहां पे देखा ए, सी, डी और ई करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शंस में हम जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा कौन सा, फोर्थ मिलेगा। बेटा अब जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, ह्यूमन इवोल्यूशन से। हमें 4 ऑप्शंस में ये ढूंढ के बताना है कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ये बताता है कि वो चेंज वहां पे नहीं हुआ था। ह्यूमन इवोल्यूशन में जो मेजर चेंज आया वो हमारे आया ब्रेन कैपेसिटी पे। ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी पे आया था। उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेज आए थे। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन ओरिजिन से पहले टेट्रापोडल लोकोमोशन था, लेकिन आज ह्यूमन में बाइपोडल लोकोमोशन है। हम एप वगैरह की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है उनका जो होता है वो कैसा होता है, यू शेप, लेकिन अपना कैसा है, सेमी सर्कुलर। आप देखेंगे अपने फोर लिम्स जो है वो हाइंड लिम्स के कंपेयर में कैसे हैं, शॉर्ट है। ठीक है, हम क्या है, इरेक्ट पोस्चर रखते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान हुए हैं। तो हम ऑप्शंस को रीड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डिड नॉट अकर ड्यूरिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। भी ऐसा चेंज जो ह्यूमन इवोल्यूशन जब हुआ तो नहीं आया, वो हमें ढूंढ के बताना है। पहले हमें मिल रहा है इंटेलिजेंस पावर इंक्रीज, सही बात है।
ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे मेजर डिफरेंस ब्रेन कैपेसिटी में ही आया है, ठीक है। इंटेलिजेंस बढ़ी है, तो मतलब ये चेंज तो सही बात हुआ है। सेकंड, फोर लिम्ब बिकम शॉर्टर फॉर हाइंड लिम्ब, ये भी सही बात है। पहले आप देखिए चिंपैंजी की बात करें वगैरह, जो एप वगैरह की बात करें, तो वहां पे फोर लिम्स बड़े हैं, वहीं पे हाइंड लिम्स उनके कैसे हैं, छोटे। लेकिन अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या है, फोर लिम्स कैसे हैं, छोटे हैं, किसके कंपेयर में, हाइंड लिम्स के कंपेयर। मतलब ये चेंज भी करेक्ट बता रहा है। अच्छा, थर्ड देखिए, फोर लिम्स डिड नॉट बिकम फ्री फ्रॉम लोकोमोशन, क्या ये बात सही है? क्या हमारे जो हाथ है, फोर लिम्ब है, क्या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं? बीबी, क्या हम हाथ के बल पे चलते हैं? नहीं चलते। मतलब ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। और फोर देखिए, यू शेप जो इन एप चेंज इनटू सेमी सर्कुलर जो, बिल्कुल आपने देखा होगा जो एप होता है उनका माउथ बाहर निकला होता है, ऐसे ऐसे माउथ को बोलते हैं हम प्रोग्नेथस माउथ। लेकिन अपने अंदर कौन सा मिलता है, सेमी सर्कुलर जो मिलने की वजह से अपना माउथ जो हो जाता है वो ऑर्थोग्नेथस हो जाता है। कौन सा? ऑर्थोग्नेथो। चार स्टेटमेंट में से कौन सा चेंज है जो ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान नहीं हुआ? तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन अभी देख रहे हो आप, ये भी ह्यूमन इवोल्यूशन पे ही बेस्ड है, और यहां पे भी हमें स्टेटमेंट्स मिले हैं। यहां पे भी हमें क्या मिले हैं? स्टेटमेंट्स मिले हैं। हमें चार स्टेटमेंट मिले हैं, ए बी सी और डी करके, ठीक है। तो अब यहां से हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्या सारे करेक्ट है या इनमें से कुछ करेक्ट है, कुछ इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, होमोसेपियंस अरोज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर एगो ड्यूरिंग आइस एज। बिल्कुल सही बात है, होमोसेपियंस का ओरिजिन इसी दौरान हुआ था। तो ए स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। बी स्टेटमेंट की हम बात करें, बी स्टेटमेंट हमें बताया जा रहा है द निएंडरथल मे लाइव इन नॉर्थ एशिया। गलत बात है। निएंडरथल ह्यूमन जो है नॉर्थ एशिया में ना रह के ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिलता था। इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? गलत हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटेड विद आयरन वेपन। गलत बात है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टोन वेपन्स को यूज करता था, आयरन वेपन्स को यूज नहीं करता था। तो सी स्टेटमेंट कैसा है? गलत। डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक वॉज होमो हैबिलस। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग जो है होमो हैबिलस था। सही बात है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग जो है वो किसे कहते हैं? होमो हैबिलस को। तो आप देखेंगे यहां पे चार स्टेटमेंट दिए, ए बी सी डी करके। तो आपने देखा ए और डी कैसे हैं? करेक्ट है। हमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट ढूंढने हैं। तो कौन से हैं? बी एंड सी। ऑप्शन देखिए तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? यहां पे थर्ड आंसर जा रहा है। क्लियर?